लगता है कि इंसान अपने विचारों से इतना विमुख हो जाता है कि वो किसी और का विचार अपने पे थोप लेता है। जब आप किसी के विचारों को अपने आप थोप लेते हैं तो आप अपने विचारों से विमुख हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि वो किसी के विचारों से इतने प्रभावित नहीं होते हैं कि वो अपना विचार ही खो दें। ऐसी स्थिति में अपने विचारों को और अपने समाज की स्थिति और वहाँ की व्यथि को बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से विकास राजपूत। स्वागत है आपका। आप अपना परिचय दें। देखिए, एक समाज सेवी के रूप में जनपद में कार्य कर रहा हूँ और चाहता हूँ लोगों की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा निपटाया जाए और प्रदेश सरकार तक उनकी आवाज़ को मेरे माध्यम से अगर पहुँच सकती तो पहुँचाया जाए। आपके बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं, बार बार अखबारों में देखा जाता है, फेसबुक के माध्यम से सुना जाता है कि विकास राजपूत क्या है, एक व्यापारी, एक विद्रोही या एक क्रांतिकारी विचार। देखिए, मैं कुछ खुले विचार का हूँ, जो मेरे मन में होता है वो मैं बोल देता हूँ और बोलना भी चाहिए लोगों को। अगर कुछ गलत लगता है तो उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये क्रांतिकारी रवैया है मेरा कि किसी भी बात के लिए मैं खुलकर बोलता हूँ। आपके इस क्रांतिकारी विचार या समाज के प्रति आपकी दृढ़ता से आपको कभी राजनीतिक हानि हुई है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं पार्टी के लिए हमेशा काम किया मैंने और पार्टी के साथ रहा, पार्टी की विचारधारा के साथ काम कर रहा हूँ और ऐसा नहीं है अभी तक। इन्होंने पार्टी की बात की तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए नेता हैं और बहुत ही सक्षम, कार्यरत और सुदृढ़ नेता हैं। लेकिन इन पर बार बार ये आरोप लगता है कि इनके विचार भाजपाई नेताओं से नहीं मिलते हैं। कभी कभी ये भाजपाई नेताओं वाली बोली नहीं बोलते हैं, उनकी योजनाओं का, उनके विचारों का भी ये विरोध करते हैं। हाल ही में की स्थिति में बात करें तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत या नई शिक्षा विचारों के तहत लगभग कई स्कूल के को विलय किया या बंद किया। उस पर इन्होंने ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा। इस बात से ये सिद्ध है कि ये बीजेपी के इस विचार से सहमत नहीं है कि स्कूलों का विलय या बंदी क्यों कराया गया। तो मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके नज़र में स्कूलों का विलय है या बंदी? देखिए, एक जो नया नियम लागू किया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा, स्कूलों को विलय करना, प्राथमिक स्कूलों को, तो उसमें मेरे विचार थोड़े से भिन्न हैं। और कोई भी विचार किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के हों, उसको अपने विचार व्यक्त करना चाहिए। वरना लोग कहेंगे कि ये सब लोग सिर्फ पार्टी की ही बात करते हैं। पार्टी, मैं पूर्व में भी कई बार बोल चुका हूँ, पार्टी मेरा परिवार है और परिवार में अगर किसी निर्णय को लिया जाता है तो ये बहुत जरूरी है कि परिवार के सदस्य को उस निर्णय में अपनी सहमति दर्ज करानी चाहिए या फिर अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारे अच्छे ही हों और जरूरी नहीं है कि सारे निर्णय गलत हों। अगर पार्टी ने कोई निर्णय लिया है तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके का निर्णय लिया गया उसमें एक पुनर्विचार किया जाए। मैंने ज्ञापन किसी विरोध के तर्ज पे नहीं दिया है, मैंने ज्ञापन इस बात के लिए दिया है कि पार्टी एक बार पुनर्विचार करे, क्योंकि जो स्कूल विलय करे जा रहे हैं, फर्रुखाबाद में 351 स्कूलों की सूची आई, उसमें से कुछ 150 स्कूल विलय कर दिए गए। मर्जर एक व्यवस्था है कि जो सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं कि जहां पे 50 से कम छात्रों की संख्या है, उन विद्यालयों को बड़े विद्यालयों में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जहां पे जो छात्र 5-5 साल के हैं, उनको 3-4 किलोमीटर के दायरे में स्कूल को पहुंचने में बड़ी कठिनाई होने वाली है। और वो कठिनाई इसलिए होने वाली है कि मिडिल क्लास का आदमी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए सुबह वैन लगा सकता है, स्कूली बस लगा सकता है, अपने बच्चों को कन्वेंस स्वतः छोड़ सकता है, उसका ऑफिस का टाइमिंग होता है,
लेकिन एक लोअर क्लास का बच्चा जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, अगर वो 3-4 किलोमीटर के दायरे में जाएगा तो ना तो उनके पास इतने साधन है, ना इतना पैसा है कि वो अपने बच्चों के लिए ऑटो लगा सकें, वैन लगा सकें या फिर किसी भी तरीके की ये सुविधाएं हैं मुहैया करा सकें। सरकार ने भी ऐसी व्यवस्था कि प्राथमिक में जाने के लिए बच्चों के लिए कोई वैन की व्यवस्था हो या फिर जो मर्जर की व्यवस्था करी गई है सरकार के द्वारा, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि उन बच्चों के लिए जो दूर दराज से बच्चे 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के दायरे में आएंगे तो उन बच्चों के लिए वैन की व्यवस्था होगी या स्कूली बस की व्यवस्था होगी या उनके आने जाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि छोटा बच्चा जिसका पिता मजदूरी करके उसको पढ़ाने के लिए काम कर रहा है और वो मजदूरी पे अगर 10 बजे चला जाएगा तो उस बच्चे को स्कूल कौन ले जाएगा? 3-4 किलोमीटर बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इन स्कूलों को बंद ना करके उनकी बुनियादी सुविधाओं को अगर बढ़ाया जाए तो वहां पे बच्चों की जो समस्या है कि जो बच्चे कम आ रहे हैं तो बच्चों की समस्या को दूर किया जा सकता है, स्वतः अपने आप वहां से आ जाएंगे। हमने बहुत सारे आप लोगों के माध्यम से देखा है कि स्कूलों में पानी भर जाता है बरसात के सीजन में। कई सारे स्कूल तो ऐसे हैं बैठने की व्यवस्था नहीं है आज भी, जहाँ पे लोग अपना दरी और बोरी बिछा के बैठ रहे हैं, जमीन की व्यवस्था है, फर्नीचर की व्यवस्था नहीं करी गई। उनके लिए अच्छे फर्नीचर की व्यवस्था हो जाए, अच्छे क्लासरूम्स की व्यवस्था हो जाए तो उसमें बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। मिडिल क्लास का बच्चा भी अगर प्राइमरी स्कूल अच्छा होगा तो उसमें वो चाहेगा कि मेरे बच्चे की कम फीस लगे, मैं प्राइमरी स्कूल में ही बच्चे को पढ़ाऊंगा। अगर आप बाल वाटिका ही खोलना चाहते हैं, कोई व्यवस्था देना चाहते हैं जिसमें पीजी बच्चों का एलकेजी या यूकेजी जो कराना चाहते हैं इन बच्चों इन विद्यालयों को मर्जर करने के बाद, तो जिस तरीके की या पूर्व की सरकारों में जो समस्याएं थी वही सेम हमारी सरकार में भी समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि कोई भी अधिकारी जो इतने सालों में नहीं सुधरा वो अब क्या सुधरेगा? आप बताइए, जिले में आप इतने वर्षों से ये स्कूल खंडर पड़े हुए हैं और उस पे बोलने वाले कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि प्रत्येक जिलाधिकारी को ये आदेश दिया कि उसके जिले के जितने भी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, किसी भी तरीके के सहकारी समिति से जुड़े हुए विद्यालय हैं, उनकी मॉनिटरिंग वो स्वयं करें, उनकी एक मंथली और स्कूली शिक्षकों को एक टारगेट दिया जाए कि अगर बच्चे कम होंगे तो आपकी तनख्वाह की कटौती की जाएगी, क्योंकि सुविधाएं आपका विद्यालय का जो टीचर है वो बता सकता है कि मेरी सुविधा है क्या नहीं है। लोग, मैं देखता हूं जगह पे मिड डे दिया जा रहा था, मिड डे मील पहले टीचर में था, फिर प्रधानों के हाथ में हुआ, फिर कई सारे लोगों के हाथ में गया, तो उसमें बहुत सारी धांधली हुई है। कई सारे जगह देखा गया बच्चों को और उनके लिए पैसा अनाप शनाप पैसा करती है। हर साल शिक्षा का बजट हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के स्कूलों की जो व्यवस्था है वो इतनी दयनीय है। अगर मैं मेरी बात का कोई भरोसा नहीं करता तो मैं तो कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप स्वयं उसका सर्वे अपनी एक टीम को बना के भेजें कि देखिए स्कूलों में व्यवस्था क्या है। जो स्कूलों को बंद कर रहे हैं, क्या उन स्कूलों में छोटे बच्चों का जाना मुमकिन हो पाएगा कि सिर्फ पेंटिंग करने से, शिक्षा का बनाने से स्कूल नहीं सुधरने वाली है? उसके लिए बदलाव पड़ेगा, लोगों को लगाना पड़ेगा, कुछ नए करने पड़ेंगे। आज बैंकिंग सेक्टर क्यों अच्छा है? बैंकिंग सेक्टर प्राइवेटाइजेशन देख लीजिए, चाहे आप सरकारी बैंक देख लीजिए, टारगेट दिए जा रहे हैं। सारे मैनेजर्स का एक टारगेट होता है कि आपको इस टारगेट के तहत काम करना है और उस टारगेट के तहत वो काम करते हैं और वहां पे उस सेक्टर डेवलपमेंट में है। शिक्षा का सेक्टर उतना ही गिरा हुआ है, जहां पे हम देखेंगे कि स्कूलों की जो व्यवस्था है, शिक्षकों को टारगेट उनके विद्यालय अच्छे बनाने का तो वो जरूर खड़े उतरेंगे।
आपने इनमें दो बातें कही। पहली बात ये कही कि आप बीजेपी में रहते हुए आपके विचार अलग हो सकते हैं। माना जाता है कि एक ही जैसे घर में कमरा बदला बदला दिखता है, तो आप ये माना जा सकता है कि आप भाजपा में रहकर भाजपा से सवाल करते हैं या उनकी विचारधारा आपसे नहीं मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कि मेरी विचारधारा नहीं मिलती है। मैंने आपको पहले भी कहा है, भाजपा एक परिवार है और मैं परिवार का सदस्य हूँ। मैंने लोकसभा की तैयारी की थी, लोकसभा में मुझे टिकट नहीं मिली। माननीय मुकेश राजपूत जी जो फरीदाबाद के सांसद हैं 3 टर्म से, और उनको टिकट मिली तो मैंने उनका साथ दिया, मैंने पार्टी का साथ दिया, मैंने उनका साथ दिया और उनकी जीत सुनिश्चित हो ये मैंने काम किया। क्योंकि सदस्य मैंने इस पूर्व में भी कहा, पार्टी मेरा परिवार है और परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट मिलेगी तो मैं उसके लिए कार्य करूंगा। मैंने किसी बात के लिए विरोध नहीं किया, मैंने इतना प्रचार किया, सब कुछ किया, लेकिन मैंने किसी बात के लिए विरोध नहीं किया पार्टी का। लेकिन पार्टी के किसी निर्णय का, परिवार के किसी निर्णय का अगर वो निर्णय और उसमें सुधार, मैंने कहा आप बदलो निर्णय, उसमें सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सुधार, अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि या पार्टी के लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने अगर जो बात उठाई है वो गलत है, उनकी नजर में गलत है, तो मैं गलती से, अपने परिवार के लिए मैं गलती से। तो विकास राजपूत अपने विचारों की आंधी में अपने पार्टी से भी विरोध में खड़े हो सकते हैं। इनका वैचारिक समाज के प्रति है, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं। आपने एक सवाल इसमें और उठाया कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए, तो आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं कर पा रही है? हाँ, क्यों नहीं। अभी तक तो ऐसी कोई सुविधा बच्चों को जो स्कूल मर्जर करे जा रहे हैं, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं 50 से कम बच्चे हैं, तो उसमें व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, इसीलिए तो बच्चे कम हैं। अगर व्यवस्थाएं, बुनियादी सुविधाएं अगर दे दी जाएं तो बच्चों की संख्या स्वतः बढ़ जाएगी। आप बुनियादी suविधाएं देके देख लीजिए और आपको इस सेशन में अगर बच्चे नहीं बढ़ते हैं तो बेशक आप बंद कर दीजिए उसको, स्कूल। आपने बीच में 2024 लोकसभा चुनाव की बात करी, जहां पर मुकेश राजपूत जी चुनाव जीत कर आए, आप संभावित प्रत्याशी में रहे, आपको नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। तो ये माना जा सकता है कि फर्रुखाबाद में अगर 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में वोटों की बात करें तो दर स्तर काफी गिर रहा है। पहले जीत का अंतर लाखों में, फिर हजारों में, और 2024 के अगर रिजल्ट की बात करें तो जीत स्तर लगभग 2 से 3 हजार मतों का अंतर रह गया। तो आप मानते हैं कि फर्रुखाबाद में बीजेपी पार्टी कमजोर हो रही है? कहीं ना कहीं इस बार कमजोरी तो रही है, और सिर्फ इस वजह से भी कमजोरी रही है कि लोगों को बदलाव की जरूरत थी, लोग बदलाव चाहते थे और बहुत सारी सीटों पे लोग बदलाव चाह रहे थे। कई सारी एजेंसियों ने सर्वे भी कराए कि किस नेता का जो पिछला कार्यकाल रहा कैसा रहा, किस स्तर का रहा। उन सर्वे में बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम चलते रहे कि इनकी टिकट कट जाएगी, उनकी टिकट कट जाएगी। बाद में उत्तर प्रदेश में पार्टी द्वारा रिपीट कर दी गई सारी टिकट्स को, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रदर्शन जो हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी दुखद है। हमने शिक्षा पे बात की, तो अगर हम शिक्षा के बारे में और गौर से देखें तो आप ये महसूस करते हैं कि शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप होना या प्रशासनिक हस्तक्षेप होना, ये दोनों सही है? क्या शिक्षा को प्रशासनिक हाथों में दे दिया जाए, उस पर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो? दोनों चीजें सही है। इसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप होना चाहिए, और इस वजह से होना चाहिए क्योंकि आप देखेंगे कि उनकी जो सुविधाएं हैं, मैंने आपको बोला बुनियादी सुविधाओं की जो बात कर रहा हूँ, अगर उनको सुविधाएं प्रशासन द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध कराने नहीं आएंगे। मैंने आपको बोला कि जिले के जिलाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए कि जिले के समस्त स्कूलों की पूरी एक रिपोर्ट देनी चाहिए कि इस स्कूल में कितनी बेंच हैं, कितने पंखे लगे हुए हैं, कितने कूलर की व्यवस्था है और कितने छात्र हैं, और उस एरिया में कितने छात्रों की संख्या है जो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और मेरे स्कूल में क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर आप इस तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर आएंगे तो स्वतः बच्चों की संख्या बढ़ेगी। और हम देखते हैं कि एक जिस चौराहे पे मैं रहता हूँ, सेंट्रल चौराहे, मंडी रोड पे मैं रहता हूँ, वहां से लेके
हमारे सांसद महोदय का चौराहा है, जहाँ ITI चौराहे पे माननीय मुकेश राजपूत जी रहते हैं, और वहां तक तकरीबन 6 से 7 स्कूल प्राइमरी है उस चौराहे पे। करीबन 4 किलोमीटर का रास्ता है और उसमें 6 से 7 स्कूल प्राइमरी है। मुझे नहीं लगता कि वहां पे उन पूरे स्कूलों में भी 1000 या 1500 बच्चे भी होंगे, उन 6-7 स्कूलों में भी मिला के। तो ये व्यवस्था हमारी है। पूर्व की सरकारों ने ये व्यवस्थाएं नहीं बना पाई, तो जनता ने भाजपा को चुना है, हमारी सरकार को चुना है, और हम चाहते हैं हमारी सरकार ये सारा काम करे। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि कल को ये ना हो कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ तो पिछले 10 सालों में भी क्या हुआ, ये बात कोई दूसरा विपक्षी ना उठा पाए, ये मैं चाहता हूं। शिक्षा ही समाज में परिवर्तन ला सकता है, और शिक्षा की बुनियादी व्यवस्था को सुधार के लिए विकास राजपूत ने बहुत अच्छी बात कही है। ये अपने सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं, उस मंच से लड़ने के लिए तैयार हैं जिनके साथ ये खड़े हैं।